खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भूगोल के जो है ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही थी उस क्रम में ये 6वां चैप्टर है और आज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है भारत का परिचय। अक्सर एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। भारत के परिचय संबंधी जो भी एग्जाम में आ सकता है सब कुछ इस क्लास में होगा, तो याद रखिएगा 6वां चैप्टर है। आइए देखते हैं हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ेंगे। हम लोग इस क्लास में सबसे पहले भारत का परिचय पढ़ेंगे, भारत की जलवायु पढ़ेंगे, भारत की मृदा पढ़ेंगे, भारत के परिवहन पढ़ेंगे, भारत के बंदरगाह पढ़ेंगे, भारत के दर्रा व घाटी, भारत की झील व जलप्रपात, भारत की जनजातियां, भारत की सिंचाई, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, प्राकृतिक वनस्पतियां, याद रखिएगा भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए भारत का परिचय याद करते हैं हम लोग। भारत का परिचय पढ़ने से पहले 2 डेट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद करना पड़ेगा। पहला डेट याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 का डेट आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा 26 जनवरी 2020 का डेट याद रखना पड़ेगा। दोनों डेट के समय राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद होते हैं। और याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर केंद्र शासित 2 राज्य बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, याद रखिएगा। उसके बाद जो है 26 जनवरी 2020 का डेट याद रखना है, क्योंकि उस डेट को दादरा नगर हवेली दमन द्वीप को जो जोड़ के एक राज्य बना दिया गया और राजधानी उसकी दमन कर दी गई। और वर्तमान में भारत की राज्यों की संख्या हो गई 28 और केंद्र शासित राज्यों की संख्या हो गई 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगर आपके परीक्षा में पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, याद रखिएगा जानते भी होंगे फिर भी रिवाइज कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। जहां से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे 2 से 3 बार बोलिए उस क्लास में उस जगह। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा क्षेत्रफल में गोवा, याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से यानी ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से याद रखिएगा, शहरी जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, यानी जनसंख्या की दृष्टि से या ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से आपके एग्जाम में पूछे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो अपना उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। और सबसे छोटा राज्य पूछे तो याद रखिएगा सिक्किम है। शहरी जनसंख्या अगर आपके एग्जाम में पूछ दे, शहरी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य याद रखिएगा महाराष्ट्र है। लेकिन आपके एग्जाम में पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है तो याद रखिएगा 2 जून 2014 का डेट याद रखिएगा। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश का जो 5वां स्थान है 5वां स्थान से 4थे स्थान पे आ गया। यानी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है किसमें, क्षेत्रफल में। पहला किसका है, राजस्थान का, याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में, तीसरा महाराष्ट्र का और चौथा उत्तर प्रदेश का। कब से, 2 जून 2014 से, याद रखिएगा। क्योंकि हम लोग देखते थे नवंबर के महीने में 2000 में जब 3 स्टेट बने तो 5-6 साल तक परीक्षा किया, 10 साल तक परीक्षा में वो डेट पूछा गया। 1 नवंबर 2000 को कौन सा डेट, 9 नवंबर 2000 को कौन सा डेट, 15 नवंबर 2000 को कौन सी डेट को कौन से राज्य अलग हुए थे। उसी तरह राज्य के डेट साल भर गवाह है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तीनों डेट याद रखिएगा, 2 जून 2014, 31 अक्टूबर 2019 और याद रखिएगा 26 जनवरी जो है 2020 का डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं भारत का मुख्य भूमि से सटे, यानी भारत का मुख्य भूमि से सटे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी है, या इसी को केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत के 2 भागों में बांटती है और जो भारत के 8 राज्यों को, याद रखिएगा 8 राज्यों का नाम आपको रटा होना चाहिए, या ये आप कोड उड़ कई सुने होंगे, गमछा उमछा वाला कुछ भी करके याद कर लीजिएगा। यानी कर्क रेखा 8 राज्यों को काटता है, कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरता है। ठीक है, भारत का मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों को याद रखिएगा। 5 राज्यों को मानक देशांतर रेखा कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। चित्र के माध्यम से बताने की आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो एक छोटा सा चित्र मैं बना दे रहा हूं। याद रखिएगा मेरा जो अनुभव रहा है लाइफ में पढ़ाने का, तो कोडिंग से तो
काम करता है, लेकिन कोडिंग की पढ़ाई रटने के बाद, याद करने के बाद कोडिंग की पढ़ाई करनी चाहिए, तब तो कोड काम करेगा। और परीक्षा में कोड में थोड़ा भी एक शब्द भूल गए तो सब चौपट हो जाएगा। इसलिए पहले जनरली ऐसे रट जाइए, उसके बाद कुछ दिन बाद जो है कोड भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट कोड के चक्कर में नहीं पढ़ा जाता है। ये कह रहा है कर्क रेखा, आप जानते होंगे ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और यहां से देखेंगे देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आप याद रखिएगा। पुडुचेरी के विषय में अक्सर प्रश्न में आता है, पुडुचेरी में जिलों की संख्या कितनी है? 4 जिला है, याद रखिएगा। और पहला जिला का नाम क्या है? माही जिला, केरल में है। यहां देखिएगा पुडुचेरी एक केंद्र शासित राज्य है। आप जानते होंगे केंद्र शासित राज्यों में जो प्रशासक होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो सीधे राष्ट्रपति को गवर्न करता है, नहीं राष्ट्रपति जो गवर्न करते हैं वही करता है। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री भी हैं, याद रखिए। दिल्ली में जैसे मुख्यमंत्री भी हैं, विधानसभा भी है, आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर भी इस तरह की व्यवस्था है। तो खैर उससे मतलब नहीं है। यहाँ आप जानिएगा कि पुडुचेरी जो केंद्र शासित राज्य है उसके 4 जिले हैं। जैसे पूछ सकता है वर्तमान में लद्दाख में कितने जिले हैं, तो वर्तमान लद्दाख में याद रखिएगा 7 जिले हो चुके हैं। तो पूछेगा पुडुचेरी में कितने जिले हैं, तो 4 जिले। तो याद रखिएगा पुडुचेरी खुद किस राज्य में है, तो पुडुचेरी खुद जो है किसमें? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। यानी पुडुचेरी के 2 जिले याद रखिएगा, तमिलनाडु में, एक आंध्र प्रदेश में, एक केरल में है। यानी 4 जिलों के विषय में लोकेशन और नाम जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कौन सा है या कौन सा नहीं। आप जानते रहेंगे तो कोई भी प्रश्न है गलत नहीं होगा। यानी पुडुचेरी के जिलों की संख्या 4। पहला माही जिला केरल में, दूसरा कराईकल जिला याद रखिएगा तमिलनाडु में, तीसरा पुडुचेरी खुद जिला तमिलनाडु में, और यनम जिला याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला याद रखिएगा माही जिला, याद रखिएगा कहां? केरल में है। अगर आपसे हम पूछे कमेंट बॉक्स में बताइए कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, उस नदी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर हाइप जरूर करिएगा। अगर आपका अपडेटेड मोबाइल है तो वर्जन भी अपडेटेड है तो माही जो है हाइप करके बटन आ रहा होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छा लग रहा है तो हाइप बटन जरूर दबाइएगा। भारत के अंतिम भौगोलिक बिंदु के नाम कौन कौन है यहाँ देखेंगे। अंतिम भौगोलिक बिंदु अगर आपके एग्जाम में पूछ दे, अगर ऐसे देखिएगा ये भारत का नक्शा है, पूछ दिया बताइए कि भारत के पूर्वी बिंदु यहाँ पे सबसे भारत के पूर्व में कौन सा बिंदु है, तो किबूती लगाइएगा। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश या नेपाल राज्य में। पूछ दिया पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, यानी यहाँ पे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, तो गौर माता नाम है। कहाँ है? गुजरात में है। भारत का उत्तरी बिंदु पूछ दे, उत्तरी बिंदु कहाँ है? यहाँ लद्दाख में है। क्या किस नाम से है? तो इंदिरा काल नाम से है। कहाँ है? लद्दाख में है, याद रखिएगा। भारत का दक्षिणी बिंदु पूछ दे तो किस नाम से है? इंदिरा पॉइंट के नाम से है, या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से है, या पार्सन पॉइंट के नाम से है। कहाँ है? तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, यहाँ पे है, जो आज ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र में डूब गया है, यानी समुद्र की सतह से नीचे हो गया, याद रखिएगा। यहाँ आपको 2 प्रश्न बता दें, अगर आपके एग्जाम में पूछे, जो अक्सर पूछा जाता है, भारत का दक्षिणी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट लगाइएगा। देखिएगा यहाँ नहीं, यहाँ है। लेकिन आपके एग्जाम में पूछे भारत का मुख्य भूमि से सटे हुए सबसे आखिरी बिंदु क्या है, तब लगाइएगा कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। पूछा हुआ था एग्जाम में। मन्नार की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका का समुद्र का विभाजन करता है, तो मन्नार की खाड़ी किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, याद रखिएगा। पूछ देगा कन्याकुमारी जो भारत के मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणी बिंदु है, किस राज्य में पड़ता है? तो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, याद रखिएगा। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। 9 राज्य हैं, 4 इधर 6 इधर, हो जा रहे हैं 10। तो एक्स्ट्रा कहां से आ गया? एक एक्स्ट्रा आ गया तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु के विषय में क्या प्रश्न आ सकता है? तमिलनाडु के विषय में प्रश्न यह आ सकता है कि भारत का कौन सा प्रदेश इस पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों में कॉमन है, तो वो कौन सा प्रदेश है? तमिलनाडु राज्य, याद रखिएगा। और भारत की सबसे पुरानी भाषा तमिल, याद रखिएगा, तमिलनाडु की तमिल। आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग कर्क रेखा, याद रखिएगा। कर्क रेखा के उत्तरी भाग चौड़ा है, यानी कर्क रेखा जो आप देख रहे होंगे, अगर ये भारत का नक्शा बना दें तो यहाँ से अगर कर्क रेखा गुजरी 8 राज्यों से तो ये उत्तरी भाग हो गया। यानी कह रहा है कि उत्तरी भाग क्या है? चौड़ा है, और दक्षिणी भाग क्या है? सकरा है। प्रश्न कैसे एग्जाम में आएगा? प्रश्न ऐसे आएगा कि निम्नलिखित में से भारत के विषय में कौन सा कथन असत्य है?
कौन सा कथन या सत्य है, ऐसे प्रश्न आएगा तो आप इस तरह के लाइनों को पढ़े रहेंगे, बेसिक को समझे रहेंगे, आपसे गलत नहीं होगा, सही करके चले जाएंगे। कर्क रेखा का उत्तर क्या है? चौड़ा है। दक्षिण में क्या है? सकरा है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री, याद रखिएगा 82.5 डिग्री क्या पूर्वी देशांतर है। प्रश्न ये भी आ चुका है। भारत का मानक देशांतर रेखा या भारत का मानक समय बताता है जो उत्तर प्रदेश के नैनी प्रयागराज, याद रखिएगा, और नैनी प्रयागराज का नाम ना हो तो मिर्जापुर भी लगा दीजिएगा, मिर्जापुर से गुजरता है। नेक्स्ट आप देखेंगे पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के बीच 0 डिग्री देशांतर रेखा को आपस में मिलाने पर जिस देशांतर रेखा का निर्माण होता है उसे प्रधान मध्यमान रेखा या ग्रीनविच रेखा जो ब्रिटेन में है कहा जाता है। कहा यह रहा है कि अगर ये पृथ्वी है, आप जानते होंगे, और ये भी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ऐसी रेखा खींच जाए तो देशांतर रेखा कहा जाता है जो समय बताती है। इस पृथ्वी पर ऐसी रेखा खींच जाए जिसे अक्षांश रेखा कहा जाता है, जिसे जलवायु परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। आप जानते होंगे इस पृथ्वी पर यह ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव है। कह रहा है उत्तरी ध्रुव 0 पर 0 से 0 जो एक रेखा मिला दिया जाए उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा प्रधान मध्यमान रेखा कहा जाएगा या ग्रीनविच रेखा कहा जाएगा। आपको एग्जाम में पूछ दे ग्रीनविच रेखा निम्नलिखित में से किस देश में है, तो क्या आंसर देंगे? आंसर देंगे कि ब्रिटेन में है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से, और ये बैच है आपको ले लेना चाहिए, 2000 रुपए का बैच है, मात्र अभी 999 में दिया जा रहा है। इसमें फायदा क्या है, क्यों लेना चाहिए बैच? क्योंकि ये जो है पर डे, इसमें 9 से 11 पर डे रात को 30 क्वेश्चन याद रखिएगा, एक से टेस्ट होता है। टेस्ट देने से, अभ्यास करने से आपको पूर्णता आती है। दूसरी बात याद रखिएगा इसमें कंप्लीट वीडियो PDF जो है, वीडियो क्लासेस, थियरी क्लासेस, सॉलिड पेपर सब कुछ जो है कंप्लीट सीक्वेंस में दे दिए जाते हैं। खास तौर पे ये डिजाइन किया गया है LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, GDC के लिए। लेकिन कोई भी GS का एग्जाम आपको देना है इंडिया लेवल में, UP लेवल में, तो आपको ये टेस्ट ले लेना चाहिए, अपने जो है जानकारी को बढ़ाना चाहिए। और इसमें एक क्लास भी चलने वाला है पूछताछ कार्यालय, यानी पूछताछ क्लास, इसमें पर डे 15 से 20 मिनट में आऊंगा ऐप के अंदर, और एक PDF बता दूंगा, उस PDF से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, उसकी क्लास होगी, ठीक है। और ये बुक मेरे द्वारा लिखी गई है, इसमें महत्वपूर्ण और बिखरे हुए तथ्यों को एक लाइन फॉर्म में कर दिया गया है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर BEd के एग्जाम तक कोई भी पेपर देंगे इसमें GS पढ़ना चाहिए। टीचिंग लाइन से संबंधित आप हैं तो आपको GS स्ट्रांग करना है तो इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। जो भी रेट है ये अमेजन, फ्लिपकार्ट पे या हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसमें 50% भारी डिस्काउंट के साथ आपको दिया जा रहा है, प्लस डिलीवरी चार्ज आपको फ्री दिया जा रहा है। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। ये भी पुस्तक सेम ऐसे ले सकते हैं, ये चैप्टर वाइज बुक है। अब ये जो है आपका थियरी बुक है, ठीक है। दोनों को अमेजन, फ्लिपकार्ट या examsiddhi.com पे भी आप ले सकते हैं। और ये निःशुल्क टेस्ट होता है टेलीग्राम ग्रुप में, इसमें जरूर जुड़ना चाहिए आपको। पर डे टेस्ट दीजिए, सभी वीडियो के लिंक, परीक्षा संबंधी जो भी सूचनाएं होती हैं सबसे पहले देने का प्रयास किया जाता है। आइए क्लास को आगे देखते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्यमान रेखा या GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलती है, याद रखिएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्यमान रेखा GMT जो है 5 घंटा 30 मिनट ये आगे चलती है। नेक्स्ट आप देखेंगे GMT का विस्तारित रूप ग्रीनविच मीन टाइम होता है। भारत के सभी स्थानों की घड़ियां मानक समय के कारण ही एक समान बताती हैं, परंतु सूर्योदय के समय में अंतर होता है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे बाद होता है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे बाद, गुजरात में सूर्योदय होता है। यानी अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 6 बजे होगा तो गुजरात में 8 बजे होगा, 2 घंटे का अंतर होता है। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। अर्थात जो है दोनों राज्यों के मध्य 120 मिनट या अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक जो है देशांतरी विस्तार 30 डिग्री लगभग होता है। ये भी एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। इस प्रकार 4 मिनट का समय 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करने में लगता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा राज्य लद्दाख व सबसे छोटा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप की भाषा क्या है? लक्षद्वीप की राजभाषा मलयालम है। लक्षद्वीप याद रखिएगा कोरल द्वीप पे बसा हुआ है। कोरल द्वीप पे जो होते हैं वहां कोरल द्वीप पे पहाड़ नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, डेट आपको बताया था, याद कर लीजिएगा। वो डेट कौन सा है? 31 अक्टूबर, याद रखिएगा। 31 अक्टूबर 2019 से पहले
क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा राज्य अंडमान निकोबार था, याद रखिएगा। इसलिए एग्जाम में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या था? अंडमान निकोबार था। कब तक? 31 अक्टूबर 2019 से पहले। ठीक वैसे ही जैसे 2 जून 2014 से पहले, याद रखिएगा, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का क्या 5वां स्थान था। लेकिन 2 जून 2014 को जब, याद रखिएगा, जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो छोटा हो गया और 5वां से 4थे स्थान पे आ गया उत्तर प्रदेश। ठीक वैसे ही सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा, अंडमान निकोबार था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से पहले, याद रखिएगा, बाद जो है लद्दाख हो गया। लेकिन अगर पूछ दे दक्षिण भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया, तब क्या होगा? अंडमान निकोबार ही लगाइएगा। आपके एग्जाम में पूछ दिया कि भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में किस राज्य के पास ज्वालामुखी है? जानते क्या आंसर होगा? आंसर होगा अंडमान निकोबार, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार राज्य केंद्र शासित राज्य में ही केवल ज्वालामुखी पाया जाता है। और कौन सा ज्वालामुखी है? बैरन ज्वालामुखी, याद रखिएगा, बैरन ज्वालामुखी। और नारकोडम ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी, याद रखिएगा, इसमें जल रहा है, जागृत अवस्था में है, पूछता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं। अंडमान निकोबार भारत का दूसरा और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत की असली सीमा निम्नलिखित 7 देशों से मिलती है। भाई कौन कौन 7 देशों से मिलती है? पहला अफगानिस्तान से मिलती है, पाकिस्तान से मिलती है, चीन से मिलती है, नेपाल से मिलती है, भूटान से मिलती है, बांग्लादेश से मिलती है और म्यांमार से मिलती है। एग्जामिनर का मूड खराब हो गया तो ऐसे प्रश्नों को डाल देगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। 1 रुपए का मैप मार्केट से खरीद कर लाइएगा, सादा वाला, और अपने हाथों से भरिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि अफगानिस्तान से भारत का कौन सा सीमा रेखा, तो लद्दाख। किस नाम से? तो डूरंड रेखा, याद रखिएगा, डूरंड रेखा के नाम से। पाकिस्तान तो रेड क्लिफ रेखा, याद रखिएगा। किससे किसके? तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख से 1 2 3 4 5 राज्यों से, याद रखिएगा, स्पर्श करता है। चीन, याद रखिएगा, चीन के विषय में प्रश्न आ चुका है। चीन और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है वो किस नाम से जाना जाता है? तो मैकमोहन के नाम से जाना जाता है, मैकमोहन रेखा। लेकिन कहां? भारत के किस राज्य से? तो भारत के ओनली नेफा राज्य से। तो नेफा राज्य कौन सा है? अपना अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। यानी भारत में और चीन के बीच में जो मैकमोहन रेखा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में, याद रखिएगा। यहां देखिएगा चीन से कौन कौन सीमा स्पर्श करता है? तो चीन से स्पर्श करता है लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। नेपाल से, तो नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा, स्पर्श करता है। भूटान से जिग्मे खेसरे नामगला बांगुस फुंगुस बांगड़ू, भूटान के नजर से, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, याद रखिएगा, ये जो है स्पर्श करता है भूटान से। नेक्स्ट आप देखिएगा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से, याद रखिएगा, बांग्लादेश स्पर्श करता है। म्यांमार से, तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, इधर वाला याद रखिएगा, इधर वाला से याद कर लीजिएगा, कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, देखिएगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों, याद रखिएगा, स्पर्श करता है। आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। नोट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, नोट वाला सब इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं IMP, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, याद रखिएगा, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। लद्दाख राज्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान व चीन देश से स्पर्श करता है। सिक्किम, याद रखिएगा, सिक्किम देखेंगे, नेपाल, भूटान, चीन देश को स्पर्श करता है, ये भी याद रखिएगा। और विदेशों से स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 16 है, याद रखिएगा। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 2 है। नेक्स्ट आप देखेंगे लैंडलॉक स्टेट या भू आवेशित राज्य या स्थलुद राज्य की संख्या भारत में कितनी है? 5 है, याद रखिएगा। जो उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम निम्नलिखित है, कौन कौन सा क्रम है? तो पहले हरियाणा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना है, याद रखिएगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक, याद रखिएगा, किससे मिलती है? तो बांग्लादेश से। प्रश्न आ चुका है, प्रश्न घिस चुका है, इसलिए यह नहीं पूछेगा। अब क्या पूछेगा? अब पूछेगा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश से है, कितना किलोमीटर है? तो 4096 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। ठीक उसी तरह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किससे मिलती है? तो अफगानिस्तान से मिलती है। कितना मिलती है? तो 106 किलोमीटर मिलती है। अब ये दोनों पूछा जाएगा
जाएगा, ये दोनों पूछ के घिस चुका है, याद रखिएगा, इसलिए किलोमीटर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के परिचय के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण तथ्य याद रखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से है? सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, विश्व में भारत का स्थान जनसंख्या में प्रथम है, यानी जनसंख्या में प्रथम, और क्षेत्रफल में याद रखिएगा 7वां स्थान है। देखिएगा ध्यान से भाई, यहाँ 2 प्रश्न हिडन प्रश्न है, गलत कर देंगे आप। गलत कैसे कर देंगे? अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया कि सबसे अधिक जनसंख्या विश्व में किस देश के पास है, तब तो भारत लगाइएगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की 15वीं जनगणना के अनुसार, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना के अनुसार सबसे अधिक, याद रखिएगा, सबसे अधिक जो है या भारत का जनसंख्या में चौथा स्थान है, तो याद रखिएगा दूसरा स्थान है। याद रखिएगा, इस जनसंख्या के अनुसार जो है सबसे अधिक चीन के पास है। तो देख लीजिएगा, जनगणना लिखा हो तो भारत लगाइएगा, चीन लगाइएगा, और नहीं तो भारत लगाइएगा। यहाँ देखिएगा, पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है, पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है, जितनी जमीन है, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप जानते हो ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर 71% यदि जल है और 29% जो है भूमि है, तो इस भूमि का भारत के पास 2.42% भूमि है। अगर इस पूरी पृथ्वी पर जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या का भारत के पास 17.50% जनसंख्या है। याद रखिएगा, जितना भारत की जनसंख्या है, उस जनसंख्या की सापेक्ष उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.5% है। ये तीनों आंकड़ा याद रखिएगा, एग्जाम में खूब पूछता है, याद रखिएगा, आपको याद होना चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया की क्षेत्रफल के बाद भारत का क्षेत्रफल आता है। क्षेत्रफल घटे बढ़ेगा नहीं अभी, यानी कई वर्ष लग जाएंगे, कई 100 वर्ष लग जाएंगे, यानी 7वां ही स्थान याद रखना है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 2933 किलोमीटर, याद रखिएगा, पूरब से पश्चिम की ओर है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर है। भारत की तटीय सीमा कुल लंबाई लगभग 7516 किलोमीटर है। याद रखिएगा, भारत के तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना है? 7516 किलोमीटर। भारत के राज्यों में तटीय रेखा सबसे अधिक गुजरात का है। भारत के राज्यों में तटीय रेखा सबसे अधिक गुजरात का है और सबसे कम, याद रखिएगा, गोवा का है। उसके बाद भारत के केंद्र शासित राज्यों में तटीय रेखा सबसे अधिक अंडमान निकोबार का, याद रखिएगा, और सबसे कम, याद रखिएगा, लक्षद्वीप का है। फिर से समझ लीजिए, अगर भारत के राज्यों में पूछेगा, यानी 28 राज्यों में पूछेगा सबसे अधिक तटीय रेखा किसका है, तो गुजरात का है, सबसे कम गोवा का है। अगर विश्व में पूछ दे कि विश्व में सबसे अधिक तटीय रेखा किस देश का है, तो कनाडा का, याद रखिएगा, और सबसे कम किसका है, तो मालदीव का है, माले का। उसकी राजधानी क्या है? माले है। महल भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा। तो यहाँ आप देखिएगा, भारत के केंद्र शासित राज्यों में तटीय रेखा सबसे अधिक किसका? अंडमान निकोबार का। सबसे कम क्या किसका? लक्षद्वीप का। मलयालम भाषा बोली जाती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार के साथ कोको चैनल से, याद रखिएगा, स्पर्श करती है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंडोनेशिया देश के साथ महान या ग्रेट चैनल से स्पर्श करती है, याद रखिएगा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका के साथ पाक जल डमरू, कुछ लोग पाकिस्तान समझ जाते हैं, भारत और श्रीलंका का, याद रखिएगा, सीमा पाक जल डमरू या पंबन द्वीप, याद रखिएगा, रामेश्वरम, या समुद्री सीमा मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में पूछा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है। भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद के लिए 100वां संशोधन के माध्यम से हुआ था, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की स्थिति पृथ्वी के पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में है और भारत का आकार चतुष्कोणीय है। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत के बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। भारत का 13वां बंदरगाह, याद रखिएगा, न्यूआ सोवा मुंबई का है। नेक्स्ट आप देखिएगा, देवनागरी लिपि, याद रखिएगा, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो ब्राह्मणी लिपि से हुआ। ब्राह्मणी लिपि किसका था? तो सम्राट अशोक का था, याद रखिएगा, ब्राह्मणी, याद रखिएगा। और माई की लिपि, ग्रीक, खरोष्टी किसका था? अशोक का था। यहाँ प्रश्न क्या आता है, देखिएगा, प्रश्न कई बार आ चुका है और आगे भी आ जाएगा कि ब्राह्मणी लिपि का किसका था? तो सम्राट अशोक का बता दिए थे। 4 लिपियां थी, वो भी याद रखिएगा।
यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट। ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1837 में पढ़ा। सलाम करने लायक है ऐसे अंग्रेज को, याद रखिएगा। ये जो है जेम्स प्रिंसेप को भारत में मुद्रा शास्त्र का जनक कहा जाता है, क्योंकि उस समय ये टकसाल अधिकारी थे कलकत्ता के। टकसाल अधिकारी मतलब जहाँ सिक्का बनने की जो फैक्ट्री होती है उसे टकसाल कहा जाता है। और वो नौकरी करते हुए ढिबरी जला के, लालटेन जला के, याद रखिएगा, पढ़े थे अशोक की लिपि को, याद रखिएगा। और अगर ये ब्राह्मणी लिपि नहीं पढ़ा गया होता ना, तो जितने हम लोग ये देख रहे हैं अभिलेख अशोक के, वो हम लोग इतिहास में जानते थे कि श्रीलंका के सम्राट का है। लेकिन जब से इन्होंने 1837 में पढ़ा तो सबसे बड़ी खोज की ये हुई कि मालूम चला कि अपने देश के राजा का है, और धीरे धीरे सब कुछ भी उजागर होने लगा। इसलिए कहता हूँ जेम्स प्रिंसेप को याद रखिएगा। ये बहुत कम उम्र में मर गए, 40-41 साल की उम्र में ही मर गए, समझ लीजिए। और आइए इसको आगे हम देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, आसान है लेकिन गलत ना हो इसलिए रिवाइज कर लीजिए। आप जहां से इस वीडियो को देख रहे होंगे वहीं से उसी क्लास में, उसी रूम में 2-2 बार बोलिएगा, शर्माने की आवश्यकता नहीं है। तो बताइए, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु? हाथी, हाथी, हाथी। 3 बार बोलिए ताकि यही कहानी याद हो जाए, कहानी खत्म हो जाए। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय संवत शक संवत। शक संवत कब आया था? 78 ईस्वी में आया था। किसके समय आया था? तो कनिष्क के समय आया था। क्यों आया था? क्योंकि उसी समय कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक, याद रखिएगा, कनिष्क था। 18वीं ईस्वी में राज्यारोहण के समय, याद रखिएगा, शक संवत लाया था, जो भारत का वर्तमान में राष्ट्रीय संवत, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन या गंगीय शिव। भारत का प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खुला? पटना में खुला, याद रखिएगा। कुसुमपुरा में खुला, याद रखिएगा। वही पटना का नाम, प्राचीन नाम क्या है? कुसुमपुरा। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि, याद रखिएगा। और नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत व चीन के मैकमोहन रेखा केवल अरुणाचल प्रदेश की असली सीमा रेखा है। अरुणाचल प्रदेश को क्या बोला जाता है? तो नेफा राज्य कहते हैं। नेफा राज्य किसे कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। भारत व पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा असली सीमा रेखा है। भारत व अफगानिस्तान के बीच असली सीमा रेखा डुरंड रेखा है। भारत का सीमा रेखा भौगोलिक दृष्टि से उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय दोनों है। प्रादीपी भारत का, याद रखिएगा, प्रादीपी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, याद रखिएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। बाकी भूमध्य रेखा क्या है आप जानते होंगे, एकदम रटे रहिएगा इस चीज को। अगर ये पृथ्वी है तो इस पृथ्वी के 0 अंश पे इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा या विषुवती रेखा। उत्तर की ओर 23.5 अंश पे कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इधर दक्षिण की ओर 23.5 अंश में कौन सी रेखा? मकर रेखा। ऊपर 66.5 अंश पे कौन सी रेखा? आर्कटिक रेखा। और नीचे दक्षिण की ओर 66.5 अंश पे कौन सी रेखा? अंटार्कटिका रेखा। वही पूछ रहा है कि याद रखिएगा कि जो है दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, यानी ये भारत है, भारत याद रखिएगा, ये कन्याकुमारी है, तो क्या है? भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा क्या है? उत्तर है, याद रखिएगा। ये प्रश्न आप समझे रहेंगे तो और अच्छा रहेगा, गलत नहीं होगा आपसे। रांची शहर कर्क रेखा पर स्थित है और नागपुर भी कर्क रेखा के समीप है। 6 जोनों में भारत को बांटा गया है, जैसे पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन, उत्तरी जोन, दक्षिणी जोन, केंद्रीय जोन और उत्तरी पूर्वी जोन। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे सॉरी खांसी हो गया है, आपको हाइप बटन जरूर दबाना चाहिए, लाइक सब्सक्राइब करना चाहिए, और ये टेस्ट हो सके तो आप खरीद लीजिए, आपको लाभ भी होगा। और ये बुक 50% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, निःशुल्क टेस्ट होता है, जुड़ जाइए आप इसमें, और जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आप सब इतने देर तक मेरे क्लास को देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम लोग नए वीडियो और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।